को सरकार ने अपने खर्चे पर विदेश भी भेजा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। आज हम इनसे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो ये बताइए कि योग जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और दरअसल योग है क्या? हम सुनते हैं योग है, तो योग क्या चीज़ है? तो जरा बताइए प्लीज। देखिए, योग जो है भारतीय परंपरा जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित की गई है, उसकी देन है जो हमें अपने विरासत में मिली है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो विज्ञान और तकनीकी का युग है, इसमें योग की उपयोगिता बहुत ही आवश्यक है और योग जीवन का एक अनिवार्य अंग है, ऐसा मेरा मानना है। यदि हम आज के इस परिप्रेक्ष्य में योग को एक जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज के इस तनावपूर्ण माहौल में, जहाँ हर व्यक्ति तनाव में, आपाधापी में और अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, उस तनाव भरी जीवन शैली में योग एक वरदान के रूप में हो सकता है। यदि हम नियमित रूप से अभ्यास करें तो हम इस तनाव भरी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि जैसे शहरी संस्कृति है आजकल हावी, आधुनिकता हावी है, तो उसमें लोग जिम कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। तो योग और जिम में क्या अंतर है? देखिए, योग जो है हमारा एक सर्वांगीण विकास करता है। योग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, इन सभी स्तरों पर हमारा विकास करता है, जबकि जिम हमें खाली शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनाता है। तो योग में शारीरिक, मानसिक आदि सारे पक्ष हैं जो जिम में नहीं है। जी, उसमें मशीनों का प्रयोग भी होता है, फिर जिम में एक बंद उसमें हम लोग कर लेते हैं। तो आजकल जैसे फ्लैट संस्कृति ज़्यादा चल रही है या बंद घरे में, कोरोना की वजह से हम लोग घरों में बंद हैं, तो उसमें हम योग कैसे कर सकते हैं? देखिए, योग के लिए भी आपको बहुत विशेष साधन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। योग एक सरल सहज विद्या है जिसका अभ्यास आप अपने घर में बैठकर सहजता से प्रातः या सायंकाल कर सकते हैं। बहुत ही सहज साधन है। यदि आप नियमित रूप से आधा घंटा 45 मिनट सुबह या शाम समय निकालकर योग करें तो इस कोरोना काल में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी यही है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे योग शुरू करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए, कि किस समय से हमें योग शुरू कर देना चाहिए, या बच्चों में योग की आदत कैसे डालनी चाहिए? क्या कोई इसका एज फैक्टर है कि किस उम्र से इस योग को शुरू किया जा सकता है? देखिए, योग के लिए सामान्यतः 7 से 8 साल की अवस्था एक बड़ी उच्च और आदर्श अवस्था होती है। यदि हम अपने छोटे बच्चों में बाल्यकाल से ही योग के संस्कार डालें तो ये उनके एक जीवन का अनिवार्य अंग बन सकता है। और जब यदि योग जीवन का अनिवार्य अंग बन गया तो वो कभी भी किसी समस्या से, तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे और आजीवन स्वस्थ रह सकेंगे। अतः बाल्यकाल 7 साल 8 साल की अवस्था श्रेष्ठ अवस्था है। उस अवस्था से योग प्रारंभ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कई लोगों ने योग अभी तक शुरू नहीं किया, बड़ी उम्र के लोग हैं, और उनको अगर योग में आना है तो क्या उनके लिए कोई तरीका है कि वो अब योग शुरू कर सकते हैं? कि किस बड़ी उम्र में कई लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया और अब वो योग करना चाहते हैं, तो क्या वो शुरू कर सकते हैं इस योग को? देखिए, योग के लिए मैंने बताया आपको बाल्यकाल श्रेष्ठ अवस्था है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी नहीं कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी उम्र में आप योग का प्रारंभ कर सकते हैं। योग एक ऐसी विद्या है जो किसी के लिए भी सुलभ है, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए योग साध्य है। उसमें ये अवश्य है कि आपकी किस अवस्था में कौन से अभ्यास करना है आपको। जी, तो वही जानते जैसे कि बड़ी उम्र में कुछ लोग हैं और घरों में हैं इस समय सभी लोग, तो ऐसा कौन से आसन, जैसे योग में आप सुनते हैं बहुत सारे आसन होते हैं, तो कौन कौन से योग के प्रकार हैं, किस तरीके के आसन है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप हमें बताएं प्लीज। देखिए, एक
एक सामान्य व्यक्ति जिसकी अवस्था मतलब 30 साल 40 साल या 50-60 साल की अवस्था है, उसके लिए हमारे यहाँ योग में सूक्ष्म व्यायाम जो कि हमारे मतलब क्लोज टू हेड जितने जॉइंट्स होते हैं और जितनी मसल्स होती हैं वो सबके लिए अभ्यास होते हैं। वो अभ्यास विशेष लाभकारी होते हैं। साथ ही कुछ श्वसन अभ्यास जिसे हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिस कहते हैं, वो अभ्यास भी हमारे विशेष लाभकारी हो सकते हैं, जिनमें हम अपने जो फेफड़े हमारे होते हैं, फेफड़े हैं, हमारा हार्ट है, हृदय हमारा है, इनकी क्षमताओं का हम पूरा उपयोग करते हैं। विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न डायरेक्शंस में हम फेफड़ों की क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं, तो जिससे हमारी जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ती है और उससे हमारा जो ब्लड है ठीक से प्योरीफाई होता है, हार्ट पे जो कम पड़ता है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, श्वास की समस्याएं हैं, इन सब में उनसे विशेष लाभ मिलता है। साथ ही एक प्राणायाम एक ऐसा साधन योग में है जो विशेष लाभकारी है। यदि आप साथ में प्राणायाम का अभ्यास भी करें तो आप इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं या जैसे बाबा रामदेव जी हैं या बहुत बड़े बड़े योगाचार्य हैं, तो बड़े आसन बताते हैं जो कि आम आदमी के लिए करना इतना संभव नहीं हो पाता जिन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। तो जैसे अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो कौन से आसान आसन है, किस तरीके से उसको करना चाहिए? अनुलोम विलोम है, तो किस तरीके से, आसान तरीके से जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो है वो घर बैठे ही इनको कर सकें, और इससे कैसे कोई आसान से टिप्स बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया कि श्वास के अभ्यास जो होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ये प्राणायाम से पूर्व के अभ्यास हैं। ठीक, यदि आप कुछ श्वास के अभ्यास आप बैठकर, खड़े होकर और लेटकर भी, तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं अभ्यास ये, यदि इनको आप करेंगे विभिन्न डायरेक्शंस में, तो ये आपके फेफड़े निश्चित रूप से स्ट्रांग बनेंगे और हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो निश्चय ही बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा उससे। इसके पश्चात फिर कुछ प्राणायाम आते हैं। उससे पहले एक कपालभाति क्रिया कहलाती है हमारे योग में, जो मस्तिष्क का और श्वसन तंत्र का शुद्धिकरण करती है। तो कपालभाति, उसके पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम, जिसे हम लोग नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं। यदि ये तीनों प्राणायाम कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम यदि हम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आप में समय है, सामर्थ्य है, यदि आप नियमित करें, निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और आपके फेफड़े, आपका स्वास्थ्य, आपका हार्ट, आपका मस्तिष्क, इन समस्याओं से आप दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे अनुलोम विलोम है, तो इसका कोई आसान तरीका भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको आराम से किया जा सकता है? ये इसके क्या है अनुलोम विलोम और क्या है प्राणायाम? देखिए, अनुलोम तो अर्थ होता है इनहेलेशन, श्वास को लेना, और विलोम मतलब श्वास को छोड़ना। जब हम सजगता के साथ, मतलब पूरी अवेयरनेस के साथ हम सीधे बैठकर अपनी मेरुदंड को सीधा रखते हुए वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में या कुर्सी पे भी, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको हम जो है, लेकिन हमारा जो बैकबोन हमारा है, मेरुदंड, गर्दन सीधा रहे और हम उस अवस्था में सीधे हाथ से ये मध्यमा तर्जनी को मोड़कर, इसको बोलते हैं नासिका मुद्रा, इसको अपनाते हुए हम दाहिने अंगूठे से दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, फिर बाएं नासा छिद्र से धीमी गहरी सांस लेते हैं, तत्पश्चात उंगलियों से बाएं नाक को बंद करते हैं और दाहिने नासा छिद्र से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। तत्पश्चात दाहिने नासा छिद्र से खूब धीमी गहरी सांस लेते हैं, दाहिना नासा छिद्र अंगूठे से बंद और बाएं नासा छिद्र से सांस छोड़ते हैं। इस प्रकार ये एक चक्र होता है। बाएं से सांस लेना,
धीमी गहरी सांस लेना, दाहिने से सांस छोड़ना, धीमी गति से सांस छोड़ना, पुनः दाहिने से सांस भरना और बाएं से सांस छोड़ना। तो ये डॉक्टर साहब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी चाहिए जिससे एक आदमी का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए? इससे कितने दिनों में इसका प्रभाव शुरू हो जाता है? जब हम इस आसन को शुरू करते हैं तो उसमें कितने दिनों में इसका प्रभाव दिखने लगता है? देखिए, कम से कम आप प्रारंभिक अवस्था में 5 मिनट से कम प्राणायाम करना है आपको। धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक आप नियमित रूप से इसका प्राणायाम का अभ्यास करें। और जब आप 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से आप अभ्यास करने लगते हैं तब आपके फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और आपका ऑक्सीजन इंटेक जो है वो बढ़ जाता है अच्छा खासा। तो मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन में, 25 दिन में आपको आपके फेफड़े बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे। नहीं तो इसके लिए जैसे आपने कहा प्रातः काल का समय, और जो हमारा आजकल समय चल रहा है तो कुछ लोग देर से उठने के आदी होते हैं, और वो इन योग का लाभ कैसे ले सकते हैं कि वो किस तरीके से इसको, जो देर से उठे हैं या थोड़ा सा नहीं जब उठ पाते हैं, रात में देर तक वर्क करते हैं, वो लोग इस योग से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? तो इसके बारे में देखिए, प्राणायाम के लिए सबसे जो उच्च समय है वो प्रातःकाल माना गया है या सायंकाल माना गया है। लेकिन इसके साथ ही आप कभी भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो स्टमक है वो खाली होना चाहिए उसमें। अच्छा, यदि आप लेट भी उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आप प्राणायाम कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए, उसमें बॉवेल स्विंग जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि आपको प्राणायाम करने में दिक्कत ना आए। तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जब भी लेट उठते हैं आप 7 बजे, 8 बजे भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बस आपका पेट खाली हो और मेरुदंड सीधा हो, ये 2 बातें आपको विशेष ध्यान देनी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कुछ महिलाएं हैं जो बिल्कुल ही समय नहीं निकाल पाती हैं घर गृहस्थी में, इस समय कोरोना काल में घर में ही इतना बिजी रहती हैं, तो वो कितनी देर इसको करें जिससे उनको कम समय में, क्या इससे योग से कोई फायदा होता है कि कितने मिनट अगर प्रतिदिन इसको किया जाए कम समय में, कि उनको समय नहीं मिलता है तो वो किस समय इसको, कितने कम समय में अपने को स्वस्थ रख सकती है? अपने घर के कामों के साथ हैं, बच्चे हैं, इसको किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं करना चाहते, कंसंट्रेशन नहीं करना चाहते। देखिए, पहली बात महिलाओं की रह गई। मानता हूँ महिलाएं बहुत बिजी होती हैं, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट आप ना निकाल पाएँ ऐसा संभव नहीं है। यदि आप में थोड़ी सी स्वस्थ रहने की इच्छा शक्ति है, अपनी लालसा है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट निकाल सकते हैं प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर में खाली पेट। लेकिन आप समय निकाल के कभी भी आप जो है 20 मिनट प्राणायाम कर लीजिए तो उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। बच्चे बहुत आजकल बिजी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और घरेलू काम में बिजी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसा समय है आप कभी भी निकाल सकते हैं। देखिए, जब तक आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी आप स्वस्थ रहने के अधिकारी नहीं है, ना स्वस्थ रह पाएंगे। मेरा बहुत स्ट्रिक्टली मानना है मेरा, मैं इस चीज़ को स्वयं भी फॉलो करता हूँ। यदि आपका दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपके लिए समय का अभाव नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जिस समय आजकल जो कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो चुकी हैं, साथ में इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर है, तो क्या योग द्वारा किसी बीमारियों का इलाज संभव है? या हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ सकता है? ये क्या है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरीके से योग द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कोई आसान टिप्स? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम। ये जो इम्यूनिटी हम जिससे बात करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये किस प्रकार स्ट्रॉन्ग रखा जाए, कैसे इसको मजबूत बनाएं, तो योग तो हमें करना ही है। पहला इसके लिए आपको एक अच्छा आहार चाहिए, सात्विक आहार और व्यवस्थित आहार। व्यवस्थित मीन्स समय के अनुसार किस समय आपको खाना है, सुबह दोपहर शाम को टाइम से नियमित, और एक सात्विक आहार आप लें पहली बार। इसके साथ ही आप साथ में कुछ योगासन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, योगासन और सूर्य नमस्कार, ये योग में 4-5 ऐसे अभ्यास हैं
जो विशेष लाभकारी हैं और हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर तरह से हमारा विकास करते हैं। यदि हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक बल मिलता है उससे। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा प्राणिक स्तर उच्च होता है। यदि हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें उससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो अतः आवश्यक है कि आप ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, आसन नियमित रूप से करें। तो ये जो आपने बताया कि इससे मानसिक शांति मिलती है, तो आज का समय जो है बहुत डर का और मानसिक तनाव का समय है। तो योग द्वारा जो हम किस तरीके मानसिक वो ले सकते हैं, उसका कौन सा आसन ऐसा है जिससे मानसिक सुकून हमको मिले, मानसिक तनाव से मुक्ति मिले? आज मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से कि लोग अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा आदि ऐसी अनेक भयंकर बीमारियों से दिन पर दिन ग्रस्त हो और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ रही होगी। हर व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है। ऐसी अवस्था में एक योग वरदान से कम नहीं है। मेरा मानना है योग एक हमें ऐसी वरदान है जो हमें अपने ऋषि मुनि से प्राप्त हुआ है। यदि आप किसी भी समय, जब भी आपके पास समय है, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम निकालिए, सिर्फ प्राणायाम और ध्यान, एक दो ऐसे अभ्यास हैं सबसे सशक्त अभ्यास रूप में माने जाते हैं। ध्यान को हमारे यहाँ रामबाण औषधि कहा जाता है। एक ध्यान एक ऐसा अभ्यास है तो किसी भी प्रकार की, आप चाहे डिप्रेशन हो या निम्न रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, कैसी भी बड़ी समस्याओं में ध्यान से अच्छा कोई और अभ्यास नहीं है। लेकिन ध्यान से पूर्व आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, साथ ही आप किसी भी आसन में आंखें बंद करके सहजता से बैठ जाइए और अपनी श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने मन में ओमकार का उच्चारण करते हुए भ्रू मध्या पर ध्यान कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निरंतर ओमकार का मानसिक जप करते हुए मन को अंतर्मुखी कीजिए। आप देखेंगे कि आपके मन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी उत्पन्न हो रही है। आपका मन शांत हो रहा है, श्वास की गति स्थिर व लयबद्ध हो रही है। इस अभ्यास को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निरंतर बढ़ाते रहना है। यदि आप इस प्रकार से 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना देखेंगे अभ्यास करते हुए, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर आपका रक्तचाप सामान्य हो रहा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, आपकी दिनचर्या अच्छी हो रही है, आपके स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक परिवर्तन दिखेंगे आपको। लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनको कई बीमारियों से पहले से ही ग्रसित है, तो कौन सा व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए, ये आप बताएं कि देखिए सभी के लिए सभी व्यायाम। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा आपने। सभी के लिए सभी व्यायाम नहीं है। जैसे मैंने कहा, सूर्य नमस्कार एक बहुत पावरफुल अभ्यास होता है सूर्य नमस्कार योग में, लेकिन बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए। यदि उनको हार्ट पेशेंट है, कमर दर्द है, उच्च रक्तचाप है, या उनकी कमर में कुछ और प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन है, तो ऐसी अवस्था में सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उनको सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे जोड़ के अभ्यास होते हैं, जैसे गर्दन है, कंधे हैं, कोहनी है, क्या करने हैं आपको, और साथ ही कुछ श्वास के अभ्यास करना है। जैसे हम लोग ये अभ्यास होता है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीथ। सांस लेते हुए हम फेफड़ों को पूरा सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आते हैं। इसको हमें बार बार दोहराना होता है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इसी प्रकार से एक अभ्यास होता है हाथों को खींचते हुए। उंगलियां हमने जोड़कर सीने पर रखी और सांस लेते हुए हाथों को
90 डिग्री खींचा हमने, सांस छोड़ते हुए वापस आए, फिर माथे के सामने 135 डिग्री सांस भरते हुए खींचा, सांस छोड़ते हुए वापस आए, अरे फिर सांस लेते हुए ऊपर से 180 डिग्री खींचा, सांस छोड़ते हुए फिर से वापस। तो ये 3 प्रकार से 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री हम अपने फेफड़ों को तीनों डायरेक्शन में, मतलब फेफड़े में 3 भाग होते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर, तीनों भागों का हम जो है अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। तो जो एजिड पर्सन्स हैं या बहुत हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए ये दोनों अभ्यास जो है विशेष लाभकारी ये है। कितनी देर करना चाहिए उन्हें कि जिससे उन्हें ये स्वास्थ्य लाभ कम से कम 5 से 10 बार आपको दोहराना है ये अभ्यास। आसान टिप्स हैं कि 5 से 10 मिनट कम में से आप कम। इसे तो डॉक्टर साहब, एक मौसम जिस तरीके से बदलते हैं तो उसमें किस मौसम में कौन सा व्यायाम छोड़ देना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, और किस तरीके का खान पान होना चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए, उस पर थोड़ा सा कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, मौसम में जैसे कुछ बेसिक प्राणायाम होते हैं, हमारे प्राणायाम जो होते हैं योग में, कुछ प्राणायाम शरीर में हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। वो प्राणायाम आपको गर्मियों में नहीं करने हैं, ठीक। कुछ प्राणायाम बॉडी में कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वो प्राणायाम गर्मी के मौसम में आपको विशेष लाभकारी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ शीतली, शीतकारी और सदनता। तो उसमें नाम थोड़े से बता देते तो थोड़ा दर्शक जान लेते। जैसे शीतली प्राणायाम होता है एक, जिसे हम बहुत सिंपल है, इसको इस प्रकार से जीवा को ट्यूब की तरह मोड़ते हैं आगे और मुंह से सांस लेते हैं। नाक से सांस छोड़ते हैं, जीवा मोड़ी हमने ट्यूब की तरह, नाक से सांस छोड़ा, इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। एक होता है सदंता, सदंता, दांत मिलाए हमने और जीवा को दांत के पीछे लगाया, फिर मुंह से सांस लिया, मुंह बंद, नाक से सांस छोड़ा, ये देखिए दोनों प्राणायाम जो है शीतली सदनता, जी जब इसका अभ्यास करते हैं तो पूरा हमारा गला जी अंदर तक ठंडा हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम विशेष लाभकारी हैं। यदि आपको ब्लड प्रेशर हाई है, गले में टॉन्सिल्स हैं, प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा है पीने को, सिर में दर्द है, तो ये अभ्यास करने से आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है डाउन होता है इससे, तो तुरंत आपको ठंडक का एहसास आपको होगा। जैसे डॉक्टर साहब, कुछ डाइट चार्ट होता है व्यायाम करने में कि क्या किन किन चीज़ों से परहेज हमको करना चाहिए और क्या हमें डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा शरीर योग का ज़्यादा लाभ उठा सके। हमारे जो योग के बेसिक ग्रंथ हैं, जैसे हटोपीडिका हम लोग बोलते हैं, उसमें बड़ा स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है जो हमारा जो पेट होता है, हमारा आमाशय होता है, उसका 50% हमें सात्विक भोजन से भरना चाहिए। ये सात्विक भोजन क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को। सात्विक भोजन में आपको सीजनल फ्रूट्स, जो समय के अनुकूल, समय के अनुसार जो हमारे यहाँ फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, और सबसे उच्च घर का बना भोजन है। सबसे बड़ी चीज़ वो है, घर का बना भोजन में एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहन का प्रेम होता है, भावनाएं होती हैं, और वो स्वास्थ्यवर्धक भोजन होता है, वो आपको लेना है। तो 50% आपको जो आपका पेट है, आमाशय है, उसके बाद सात्विक भोजन से लेना है। 25% भोजन जो है पानी के लिए, और 25% जो स्पेस है वो हवा के लिए रहना चाहिए। ये व्यवस्था बताई गई है। तो इसके अनुकूल ही आपका आहार प्रबंधन होना चाहिए। जो 50% आप भोजन ले रहे हैं उसमें आप जैसे सब्जी के साथ में सलाद है, रॉ वेजिटेबल्स हैं, रोटी है, चावल हैं, ये सारा लीजिए, बस घर का बना हुआ लीजिए लेकिन। और साथ ही मसाले, घी, तेल
इसकी मात्रा कम हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक अंतिम सवाल आपसे पूछती हूँ, जो पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये क्वेश्चन बनता है मेरा कि क्या कोरोना से हम योग द्वारा उससे कुछ कम कर सकते हैं संक्रमण को, या हरा सकते हैं? कुछ ऐसा हो सकता है, योग से ये संभव है? देखिए, जहाँ तक बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है, 21 जून एक ऐसा दिन है जो हमें एक मोटिवेट करता है हमें योग की तरफ बढ़ने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ये जो संदेश है दुनिया भर के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, कि 21 जून के माध्यम से आप योग की तरफ बढ़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं। तो क्या योग का एक ही दिन होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। योग तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ है। योग तो जीवन का आपका अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार से आपको रोज 3 टाइम भोजन चाहिए, प्रातः दोपहर शाम, मेरा मानना है उसी प्रकार से आपको 20 मिनट आधा घंटा नियमित अभ्यास करना है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यदि आपको स्वस्थ रहना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और बीमारियों से लड़ना है, तनाव से मुक्त रहना है, अच्छी दिनचर्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य लाभ चाहिए, योग को नियमित करिए, डेली करिए, अवश्य करिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। किसी एक दिन के भरोसे मत रहिए, वरना आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, निश्चित है ये। तो दर्शकों, ये था हमारा खास प्रोग्राम आपके लिए। जिस तरीके से हम शरीर की बाहर सफाई रखते हैं, तो आंतरिक सफाई के लिए योग का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करिए। 5 से 7 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे समय को बढ़ाते हुए इस कोरोना जैसी बीमारी और दूसरी बीमारियों से दूर रहिए। तो अगले कार्यक्रम के लिए हम आपको फिर से ले चलेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत आभार। आभार डॉक्टर साहब। नमस्कार।